हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 50। मधु, इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। शायद मैं भी पहले से ज़्यादा बिजी रहने लगा हूँ, तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। मगर तुम मेरी ज़िंदगी की वो किरण हो जिसने मेरी ज़िंदगी को रोशन कर दिया है। आज से 6 साल पहले तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। मैं एक बार फिर से तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम बहुत ज़रूरी हो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। कहकर अंकित अपने एक घुटने पर बैठा और अपने हाथ में मधु का दायां हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में वो प्यारे सी हीरे की अंगूठी पहना दी। मधु के होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में नमी। हर साल उनके लिए ये बेहद खास दिन होता था। इस बार उसे यही लग रहा था कि अंकित इस खास दिन के बारे में भूल गया है। मगर इस अचानक मिले सरप्राइज को देखने के बाद ना उसके आंसू रुक रहे थे और ना ही होठों से मुस्कुराहट जा रही थी। सीटी की आवाज से वो होश में आई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो अभी अभी यामिनी ने सीटी बजाई थी। उसने उन दोनों की बलाई ले ली और स्वर के कंधे की तरफ झुकते हुए बोली, हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं ये साथ में। भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहे, किसी की नजर न लगे इन्हें। स्वर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यामिनी ने मुंह बना लिया और अंकित मधु की तरफ देखा और स्वर की तरफ देख स्वर ने अंकित और मधु को देखकर कहा, तुम लोग एंजॉय करो, हम चलते हैं। अंकित कुछ बोल ही नहीं पाया तो स्वर यामिनी का हाथ पकड़े वहां से निकल गया। उनके निकलते मधु एकदम से अंकित के सीने से लग गई। अंकित ने उसके दाएं हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी। बाहर निकलकर यामिनी ने शिकायती लहजे में स्वर की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए ही अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे जाते स्वर के मुंह पर जब दरवाजा बंद हुआ तो वो एकदम से पीछे हो गया। अगले ही पल दरवाजा खुला। वो हॉले से अंदर गया तो सामने यामिनी बेड पर कंबल ओढ़े सो रही थी। अपने कपड़े चेंज करने के बाद स्वर ने सारी बत्तियां बुझाते हुए यामिनी के पास लेटकर उसे अपने बाजुओं में समेटा। यामिनी कसमसाई, मगर स्वर ने उसे नहीं छोड़ा तो उसने भी खुद को छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसको बाहों में लिए हुए ही स्वर मुस्कुरा दिया और कब नींद की आगोश में चला गया पता भी नहीं चला। भोर के 4 बजे ही धर्मशाला में मौजूद सभी लोग उठ चुके थे। मुंह हाथ धोने के बाद नहा धोकर अपने साथ लाए कपड़ों की एक्स्ट्रा जोड़ी पहने सब तैयार थे आगे के सफर के लिए। हल्के पिस्ता रंग की चिकनकारी लखनवी डिजाइन की साड़ी में शालिनी का गोरा रंग खूब खिल रहा था। बाल गीले थे लेकिन उसके बाद भी बालों का ढीला सा जूड़ा बनाकर छोड़ दिया था उसने। दोनों हाथों में एक एक कंगन डालते हुए वो निकली तो कुर्ते की बाजुओं को मोड़ते हुए आते पीयूष पर उसकी नजर ठहर गई। सफेद रंग के कुर्ते और चूड़ीदार में उसका गठीला और कसा हुआ बदन, उस पर से उसकी वो मुस्कुराहट। कुछ धर्मशाला में ही ठहरी हुई लड़कियां उसे रुक कर देखने लगी, बल्कि इन सबसे अनजान पीयूष का ध्यान बस अपनी बाजुओं पर था। शालिनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें फेरी और बाकी सबका इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ से मयंक बाहर आया और उसके पीछे ही साड़ी की प्लेट्स को संभालते श्रुति बाहर आई। मयंक पीयूष की तरफ बढ़ गया तभी, शालिनी भाभी, श्रुति मैम, ये आपके लिए शॉल। बोलते हुए तिथि आई। शालिनी उसके ऐसे भाभी बोलने से उसे ही देखने लगी। जब तिथि को एहसास हुआ तो उसने फिर से कहा, मेरा मतलब है आप दोनों के लिए शॉल लाई हूं मैं। थैंक यू, वो सच में हमें ध्यान ही नहीं रहा। श्रुति ने जब जल्दी से बात संभालते हुए कहा तो तिथि ने एक सांस छोड़ दी और फिर उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर बोली, वैसे आप दोनों काफी प्यारी लग रही है। श्रुति और शालिनी ने साथ में ही थैंक यू कहा तो तिथि के साथ ही वो दोनों ही हंस पड़े। वाह जनाब, उड़ते शुड़ते में खूब फब रहे हैं। मयंक ने पीयूष को देखकर कहा तो पीयूष का मुंह बन पड़ा। उसने अपना हाथ आगे करते हुए बाजुओं पर इशारा करते हुए कहा, कुर्ता पहनने की आदत नहीं है और कपड़े में लाया नहीं था तो यहाँ सबने कुर्ता ही दिया पहनने को, लेकिन अब इसकी बाजुएं फोल्ड ही नहीं हो पा रही, वैसी तो बिल्कुल नहीं जैसी मुझे चाहिए होती है। उसकी बात सुनकर मयंक ने सिर हिला दिया और उसके कुर्ते की बाजुओं को मोड़ते हुए बोला, कभी कभी सोचता हूँ पीयूष ओबरॉय जो दुनिया के सामने इतना मजबूत बनता रहता है, अगर कोई उसे करीब से जाने तो पता चले कि वो किसी बच्चे की तरह है। वो आगे कुछ बोलता तभी उसने सिर उठाकर पीयूष को देखा जो खोया हुआ सा उसके पीछे देखे जा रहा था। सिर पीछे घुमाकर मयंक ने शालिनी को देखा तो अब तक उसने पीयूष के कुर्ते की मोड़ चुकी एक बाजू को देखा और फिर उसके दूसरे हाथ को देखा। शालू, उसने जैसे ही शालिनी को आवाज लगाई पीयूष और शालिनी दोनों ही उसे देखने लगे। मुझे आदि की हेल्प करने जाना है, तुम प्लीज पीयूष की बाजुओं को मोड़ दोगी, इसे आदत नहीं है ना कुर्ता पहनने की। उस वक्त पीयूष को मन किया जोर से वो मयंक के गले लग जाए। आखिर उसकी रुकी पड़ी प्रेम कहानी की गाड़ी को हल्का सा ही सही मगर धक्का मारने का काम श्रुति और मयंक बखूबी कर रहे थे। मगर अपनी भावनाओं को रोकते हुए उसने अपनी नजर शालिनी पर जमा दी। शालिनी ने बिना पीयूष को देखे कहा, लेकिन भैया श्रुति है ना। कहकर वो श्रुति की तरफ पलटी।
मगर तब तक श्रुति तिथि सहित अपनी जगह से नदारद थी। प्लीज शालू, वो आगे बोलता उससे पहले शालिनी बोल पड़ी। नहीं, आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ, आप जाइए, हेल्प कीजिए आदि की। पीयूष उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसे पता था शालिनी दूसरों को नाराज नहीं करने के लिए कभी भी इनकार नहीं करेगी, मयंक को तो खासकर नहीं। मयंक वहां से चला गया और शालिनी पीयूष के सामने आ गई। पीयूष ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए ही अपना हाथ आगे कर दिया। शालिनी बिना कुछ बोले बाजू को कोहनी तक मोड़ने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ ठहर गए। उसके हाथ में वो चेन देखकर शालिनी ने एकदम से सिर उठाकर पीयूष को देखा। क्यों ये इंसान पहेली की तरह उसके लिए उलझता जा रहा था। जितना वो कोशिश करती थी कि पीयूष से दूर रहे, उतना ही ये इंसान उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर कर देता था। तुम्हारी छोड़ी हर याद पर मेरा हक है शालिनी, बस तुम पर ही हक जमाने से पहले मैं हार जाता हूँ। और यकीन मानो, जब जब पीयूष ओबरॉय तुमसे हारता है, असल मायनों में वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। उन स्लेटी आंखों में बेशुमार मोहब्बत थी और होठों पर गजब की मुस्कुराहट। शिमला के अर्की जिले में मौजूद पहाड़ों के बीच बसे उस धर्मशाला के आंगन के बीचों बीच पीयूष के हाथ की बाजुएं मोड़ते हुए शालिनी के हाथ रुक गए थे। वो एकटक उसकी आंखों में देखे जा रही थी। भोर के 4 बज रहे थे और पहाड़ों के बीच से झांकते सूरज के बीच अभी भी वहां सुबह सुबह काफी धुंध भरा मौसम था। हवा के झोंकों की वजह से पीयूष के हल्के घुंघराले बाल पीछे गर्दन और आगे माथे पर से उड़ रहे थे। शालिनी के बालों की उलझी लटें उसकी गर्दन और चेहरे पर हवा की वजह से बिखरी थी। एक बार फिर शालिनी मजबूर हो गई 7 साल पहले के उन पलों को मन ही मन याद करने के लिए। हर पल मानो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पीयूष का दूसरा हाथ अपने आप ही शालिनी की बिखरी लटों को संवारने के लिए उठ गया। तुम लोगों का हो गया हो तो चलेगा। इस पीछे से आई आदि की आवाज ने उन दोनों की ही तंद्रा को तोड़ डाला। पीयूष ने अपना हाथ नीचे कर लिया और उसकी बाजुओं को मोड़ने के बाद शालिनी वहां से पलटकर बिना रुके चली गई। पीयूष भी उसके पीछे ही जा चुका था। उनके जाने के बाद वहां खड़ी पार्वती मुस्कुरा दी और बोली, अभी असली इम्तिहान तो बाकी है आप दोनों के प्रेम का। कहकर वो पलटी और वहां से पीछे बाग की तरफ चली गई। जाते जाते वो एक रोशनी में खोती गई। वो कौन थी, वो क्या थी, कहां से आई थी, किसी को नहीं मालूम। बस सभी का ख्याल माँ की तरह रखने वाली पार्वती थी वो। इस मंदिर के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, जिसमें से ये भी है कि 1621 में जब बाघल रियासत का शासन यहाँ था, तब उस वक्त के तत्कालीन राजा के सपने में महादेव आए थे और उन्होंने इस मंदिर को बनाने का आदेश दिया था। तभी राजा ने तत्काल ही ये मंदिर बनवाया था। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि अनादि काल में जब शिव पार्वती विवाह हुआ, तो सभी देवता शादी में शामिल होने के लिए कैलाश की ओर चल पड़ी। सभी देवताओं के एक तरफ आने से धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसे में भगवान शिव ने लुट्रू महादेव की गुफा में तपस्या कर रहे अगस्त्य ऋषि को आदेश दिया कि वो दक्षिण की ओर चले जाएं, ताकि धरती का संतुलन बना रहे। लुट्रू महादेव मंदिर में बनी गुफाएं भी अद्भुत हैं। कहते हुए उस बुजुर्ग ने अपना सिर उठाया और पहाड़ पर मौजूद शिवजी की उस बड़ी सी प्रतिमा को देखा। सभी श्रद्धालु साथ में ही जा रहे थे, जिसमें शालिनी, पीयूष और बाकी सबके साथ एक बुजुर्ग भी चल रहा था। उम्र के हिसाब से उनका जोश कमाल का था। रास्ते भर वो इस मंदिर के बारे में बताते हुए आ रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी लाठी को आगे रखा और उसकी मदद से चढ़ते हुए अपना एक हाथ उठाकर उसने हर हर महादेव की जयकार लगा दी। उसके साथ ही वहां हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ने लगी। ये मंदिर पहाड़ पर मौजूद गुफा में होने की वजह से उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही जाना था। संकरे पहाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े वो आगे बढ़ रहे थे, जिसमें वो बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे सबसे आगे चल रहा था। उसके गहरे रंग के चेहरे पर ही गजब का तेज था। हल्के सफेद बाल जो कंधे को छूते थे और चेहरे पर बड़े सफेद बाल और कपड़ों से वो जंगलों में रहने वाला मालूम पड़ता था। आदि का हाथ पकड़कर चल रही शालिनी ने आसपास लगी रस्सियों को एकदम से पकड़ लिया और वहीं खड़ी हो गई। इतना ही चलने में वो हांफने लगी थी, जबकि अभी तो मंदिर आया भी नहीं था। वो आसपास रखे लकड़ी के बेंचों में से एक बेंच पर बैठ गई। उसके आगे पानी की बोतल आई तो बिना देखे वो आधा बोतल पानी एक सांस में ही पी गई। अब तुम्हें ठीक लग रहा है? पीयूष की गहरी आवाज उसके कानों में टकराई तो उसका रोआ रोआ उस ठंड में मानो खड़ा हो गया। क्या होगा आगे? इनकी जिंदगी में अब कौन सी परीक्षा बाकी है? क्या कभी कम होगी इनकी दूरी? इनकी 7 साल की नाराजगी दूर करने के लिए क्या करेगी तिथि? क्या मयंक और श्रुति की कोशिशें होगी कामयाब? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।